सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद निश। ये हमारा इनकम टैक्स सीरीज़ का पार्ट है और इससे पहले हम जो चैप्टर 1 है इनकम टैक्स का वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। और जो वीडियोस की लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ पे जाके उसे चेक कर सकते हैं। आज जो हम चैप्टर करने वाले हैं वो है चैप्टर 2 रेजिडेंस एंड टैक्स लाइबिलिटी। सो अभी से रेजिडेंस और टैक्स लाइबिलिटी के हम सिर्फ रेजिडेंस पार्ट को कवर अप करेंगे। जो रेजिडेंट है वो है तो होता क्या है। जब हम छोटे थे तो हम छोटे जब थे तो हमने एक चीज़ के बारे में सुना था, सिटीजनशिप। लेकिन हमने कभी रेजिडेंट के बारे में नहीं सुना था। सिटीजनशिप मतलब ये है ना कि आप कहाँ के नागरिक हो। लेकिन जो रेजिडेंट होता है और जो सिटीजनशिप होती है उन दोनों में क्या होता है, एक डिफरेंस होता है। वैसे तो हमें जो रेजिडेंट वर्ड और जो सिटीजनशिप है वो दोनों हमें सेम सेम ही लगता है, लेकिन इनमें काफ़ी मतलब डिफरेंस है। जो एक सिटीजनशिप होती है वो एक पर्सन को, किसी भी पर्सन को इंडिया में जिस कंट्री का वो रहने वाला है उसे वहाँ पे क्या करना है, बोर्न होते ही उसे क्या हो जाती है, सिटीजनशिप उसकी वहाँ की मिल जाती है। लेकिन रेजिडेंट वाले मामले में थोड़ी सी अलग बातें चलती है। उसके लिए उसे क्या है, कुछ कंडीशंस को फुलफिल करना पड़ेगा, तभी वो वहाँ का रेजिडेंट बन पाएगा। लेकिन सिटीजनशिप के लिए क्या है, हमें ये सारी सारी जो कंडीशंस है उसको फुलफिल नहीं करना पड़ेगा। इसमें सिर्फ एक ही मेन काम होगा, वो क्या है, आपको पैदा होना है। जैसे ही आप पैदा हो जाओगे आप वहाँ के क्या हो जाओगे, सिटीजन आप हो जाओगे, वहाँ के नागरिक हो जाओगे। तो इन जो दोनों में जो डिफरेंस है अब हम उसको पढ़ने वाले हैं। जो रेजिडेंशियल जो स्टेटस है हम उसको डिटरमाइन करेंगे सिर्फ और सिर्फ किस पर्पज़ के लिए, इनकम टैक्स के पर्पज़ के लिए, उसके लिए ही जानेंगे। लेकिन जो सिटीजनशिप है उसको हम नेशनलिटी के लिए, कि आप कहाँ के नागरिक हो, उसके लिए हम उसको जानेंगे। जो इसका नेक्स्ट डिफरेंस है वो है, एक जो रेजिडेंट होता है जिसने कंडीशंस को फुलफिल कर दिया है, उसने चाहे भले ही कंडीशंस को फुलफिल कर दिया है लेकिन फिर भी उसको जो वहाँ की जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं उसको उसको नहीं मिल पाएंगे। लेकिन जो एक सिटीजनशिप है जिसने सिर्फ एक ही काम किया है वहाँ पे पैदा होने का, उसको वो सारे के सारे जो राइट्स होते हैं, फंडामेंटल राइट्स, जैसे वोटिंग का राइट हो गया और जो बाकी के फंडामेंटल राइट्स है वो उसको क्या हो जाएंगे, सिर्फ पैदा होने से मिल जाएंगे। ये इसमें डिफरेंस है। एक बात और करते हैं, ये भी पॉसिबल है कि जो एक बाहर का रहने वाला बंदा है, यानी कि जो आउट ऑफ कंट्री का है, फॉरेनर अगर कोई भी है, अगर वो यहाँ की जो कंडीशंस है रेजिडेंट होने के लिए, अगर उन कंडीशंस को क्या कर देगा, फुलफिल कर देगा, तो वो भी क्या हो सकता है, यहाँ का रेजिडेंस हो सकता है। इसी तरीके से अगर इसका हम थोड़ा रिवर्स कर दे तो क्या है, एक जो इंडियन पर्सन है, अगर वो जो इंडियन पर्सन है, अगर वो यहाँ पे रहने के बाद भी अगर ये जो कंडीशन होती है रेजिडेंट के लिए जो फुलफिल करनी होती है, अगर उस कंडीशंस को अगर वो फुलफिल नहीं कर पाया तो क्या है, वो यहाँ का रेजिडेंट नहीं माना जाएगा, वो क्या हो जाएगा, एक नॉन रेजिडेंट हो जाएगा। तो मेन जो बातें हैं वो क्या है, कंडीशंस के बारे में, कंडीशन को फुलफिल करने के बारे में। और एक फॉरेनर भी क्या हो सकता है, रेजिडेंट हो सकता है, और एक इंडियन भी क्या हो सकता है, नॉन रेजिडेंट हो सकता है। तो जो अब मेन जो हमारे दिमाग में या फिर आप लोगों के दिमाग में, सभी के दिमाग में एक यही वाली बात आ रही होगी कि जो इनकम टैक्स है उसके अंदर ये जो रेजिडेंट वर्ड है इसका क्या यूज़ है। जो मेनली इस वर्ड का जो यूज़ है वो क्या है, एक जो असेसी होता है वो इनकम को इंडिया में भी अर्न कर सकता है और आउटसाइड ऑफ इंडिया भी इनकम को अर्न कर सकता है, फिर दोनों जगह पे भी क्या कर सकता है, इनकम को अर्न कर सकता है। अब ये देखिए कि हम उसे, जो उसकी इनकम है उसे हम इंडिया में क्या करें, उसके ऊपर टैक्स लगाए या फिर आउटसाइड ऑफ इंडिया जाके टैक्स लगाए। तो ये जो बात होती है कि हम उसके ऊपर टैक्स कहाँ लगाए, उसकी इनकम के ऊपर, ये इस चीज़ का जो क्वेश्चन का आंसर है वो किस चीज़ से मिलता है हमें, रेजिडेंशियल स्टेटस से। रेजिडेंशियल स्टेटस से ही हमें पता चलता है कि जो उसकी इनकम है वो कहाँ पे असेसेबल होगी, इंडिया में असेसेबल होगी या फिर आउटसाइड ऑफ इंडिया में असेसेबल होगी। तो जो रेजिडेंट वर्ड है उसका जो यूज़ होगा वो मेनली वो इस वाली बात के लिए यूज़ होगा कि जो इनकम है वो कहाँ पे असेसेबल है। तो इस वीडियो में हम सेक्शन 5 और सेक्शन 6 को कवर अप करेंगे। जो सेक्शन 5 है वो रेजिडेंस ऑफ असेसी के बारे में बताता है, और जो सेक्शन 6 है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेजिडेंट्स के बारे में, यानी कि जो रेजिडेंट्स की जो टाइप्स है उनके बारे में बताता है। जो सेक्शन 5 है उसको हम थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, लेकिन जो सेक्शन 6 है उसको पूरा पढ़ेंगे अच्छे तरीके से। मेन जो सेक्शन है वो सेक्शन 6 ही है। सेक्शन 5 को थोड़ा सा हल्के से डिटेल में पढ़ते हैं। जो सेक्शन 5 है ये बोलता है कि जो रेजिडेंशियल स्टेटस होता है वो इसलिए इम्पोर्टेंट होता है, इससे ही जो टोटल इनकम होती है उसका ये पता चल पाता है कि टोटल इनकम को कहाँ पे असेस करना है। जो प्रीवियस ईयर की जो हमारी इनकम है उससे उसको हम कहाँ पे असेस करें, इंडिया में असेस करें या फिर इंडिया के आउटसाइड असेस करें, उसका पता कहाँ से चल पाता है हमें, जो रेजिडेंशियल स्टेटस है उससे पता चल पाता है। तो सेक्शन 5 सिर्फ यही बातें
बताता है। तो जो सेक्शन 6 है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, जो रेज़िडेंशियल स्टेटस के बारे में, यानी कि जो डिफरेंट टाइप्स है रेज़िडेंट के उसके बारे में बताएगा। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है और इस चैप्टर में से मेनली क्वेश्चन आता ही आता है। तो इस वाले और ये चैप्टर है वो बहुत ईज़ी भी है। तो आप इस वाले चैप्टर को ज़रूर कीजिएगा, आपके बिल्कुल 100% मार्क्स आएँगे और वीडियो को जो पूरे पार्ट्स है उसको देखिएगा। सो जो रेज़िडेंशियल जो स्टेटस है, यानी कि जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेज़िडेंट है, कि जो रेज़िडेंट है वो कितने टाइप का होता है, वो ये वाली चीज़ों के बारे में बताएगा सेक्शन 6। जो रेज़िडेंट होता है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है। एक तो एक कोई भी असेसी रेज़िडेंट हो सकता है और एक कोई भी असेसी क्या हो सकता है, नॉन रेज़िडेंट हो सकता है। इसके लिए कुछ कंडीशंस है वो हम आगे पढ़ लेंगे। और इसके साथ-साथ एक चीज़ के बारे में और बताता है कि जो एक रेज़िडेंट है वो ऑर्डिनरीली रेज़िडेंट हो सकता है और साथ ही साथ नॉट ऑर्डिनरीली भी रेज़िडेंट हो सकता है। इससे पहले हम मतलब जो भी पर्सन के बारे में पढ़ चुके हैं उनका हम अलग-अलग से देखेंगे कि जो एक इंडिविजुअल होगा वो कब रेज़िडेंट होगा, एक एचयूएफ होगा वो कब रेज़िडेंट होगा। इन सभी के लिए क्या है, इनके अलग-अलग रूल्स दे रखे हैं, सेपरेट रूल्स दे रखे हैं सभी एसएससी के लिए। जैसे कि इंडिविजुअल के लिए अलग से दिया हुआ है, एचयूएफ के लिए अलग से दिया हुआ है, फर्म के लिए अलग से, एओपी के लिए अलग से है और बीओआई के लिए अलग से है, लोकल अथॉरिटीज़ के लिए अलग से, कंपनीज़ के लिए अलग से, फर्म के लिए अलग से, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सनल, जितने भी हमारे एसएससी थे, यानी कि जो हमने 7 एसएससी को पढ़ा था, उन सब के लिए हमारे डिफरेंट डिफरेंट रूल्स है कि उनको कब रेजिडेंट माना जाएगा, कब नॉन रेजिडेंट माना जाएगा। तो इस पार्ट में हम सिर्फ सेक्शन 6(1) को कवर अप करेंगे, जिसमें रेजिडेंशियल स्टेटस बताता है किसका, इंडिविजुअल का। सो एक इंडिविजुअल भी रेजिडेंट हो सकता है, नॉट रेजिडेंट हो सकता है। तो वो कब रेजिडेंट बनेगा, उसके लिए क्या है, कुछ कंडीशंस है, कुछ बेसिक कंडीशंस दी हुई है। अगर वो उन कंडीशंस को फुलफिल कर देगा तो ही एक इंडिविजुअल क्या माना जाएगा, कोई भी रेजिडेंट माना जाएगा। तो देखते हैं वो कंडीशंस क्या है। जो फर्स्ट कंडीशन है वो क्या है, ही स्टेज इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ 182 डेज और मोर इन द प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर तो हमें पता है क्या होता है, प्रीवियस ईयर वो ईयर होता है जिसमें हमने क्या किया है, इनकम को अर्न किया है। तो ये लाइन क्या बोलना चाहती है, जो एक असेसी है उसने क्या है, प्रीवियस ईयर में इंडिया में स्टे किया है, कितने दिन तक, 182 डेज तक। उससे इंडिया में 182 डेज तक क्या करना पड़ेगा, स्टे करना पड़ेगा, तभी वो क्या माना जाएगा, इंडिया का रेजिडेंट माना जाएगा। और इसके साथ साथ हमारी एक कंडीशन और दी हुई है, अगर हम इन दोनों कंडीशन में से किसी भी एक कंडीशन को फुलफिल कर देते हैं या फिर सेटिस्फाई कर देते हैं, तो वो जो इंडिविजुअल है वो क्या माना जाएगा, वहाँ का रेजिडेंट माना जाएगा। जो फर्स्ट कंडीशन थी उसमें हमने क्या पढ़ा, उसे 182 डेज और मोर, जो प्रीवियस ईयर है उसमें क्या करना पड़ेगा, इंडिया में स्टे करना पड़ेगा। अब सेकंड कंडीशन देखते हैं कि वो क्या है। जो सेकंड कंडीशन है वो ये है कि एक तो हमें एटलीस्ट 60 डेज इन प्रीवियस ईयर में स्टे करना पड़ेगा। जो प्रीवियस ईयर था उसमें हमें 60 डेज के लिए स्टे करना पड़ेगा, और साथ साथ हमें जो हमारे पिछले 4 साल है प्रीवियस ईयर को छोड़ के, यानी कि प्रीवियस ईयर के पहले के जो 4 साल है उसे हमें कुल मिलाकर 365 डेज के लिए स्टे करना पड़ेगा। दो कंडीशन है, एक तो 60 डेज के लिए स्टे करना पड़ेगा और एक 365 डेज के लिए जो प्रीसीडिंग जो 4 ईयर्स है उसमें क्या करना पड़ेगा, स्टे करना पड़ेगा। अगर इन दोनों कंडीशन में से वो किसी एक कंडीशन को भी फुलफिल कर देता है, अगर वो 182 डेज रहता है या तो प्रीवियस ईयर में, या फिर दूसरी कंडीशन ये है कि वो 60 डेज के लिए रहता है प्रीवियस ईयर में और साथ ही साथ 365 डेज रहता है वो फॉर प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में, ठीक है, तो वो क्या माना जाएगा, रेजिडेंट माना जाएगा। अगर कोई भी असेसी अगर रेजिडेंट बन जाता है तो उसके बाद वो एक ऑर्डिनरी रेजिडेंट भी हो सकता है और नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट भी। इसके लिए भी हमारी कुछ कंडीशंस दी हुई है जिन्हें हम एडिशनल कंडीशंस के नाम से जानेंगे। अगर वो उन कंडीशंस को भी फुलफिल कर देता है तो वो क्या माना जाएगा, ऑर्डिनरी रेजिडेंट माना जाएगा। तो हमारी दो कंडीशंस दी हुई है, उन दोनों कंडीशन को ही क्या करना पड़ेगा, उसे सेटिस्फाई करना पड़ेगा। जो फर्स्ट कंडीशन है वो ये बोलता है कि जो वो है इंडिविजुअल है उसे क्या करना पड़ेगा, जो प्रीवियस ईयर है उसको छोड़ के जो पीछे के 10 साल है, उन 10 सालों में से अगर वो 2 साल क्या करता है, इंडिया में स्टे करता है, तो वो क्या माना जाएगा, एक ऑर्डिनरी रेजिडेंट माना जाएगा। उसे ये वाली कंडीशन आपको समझ में आ गई कि उसे क्या करना पड़ेगा, 10 सालों में से 2 साल रहना पड़ेगा इंडिया में, जो हम प्रीवियस ईयर है उसको छोड़ देंगे।
सेकंड कंडीशन है वो ये बोलता है कि ही हैज़ बीन इन इंडिया फॉर 730 डेज इन 7 प्रीवियस ईयर प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। तो यानी कि जो हमारा प्रीवियस ईयर है उसको छोड़ के जो उसके पीछे के 7 साल हैं उसे क्या करना पड़ेगा, उसमें 730 डेज के लिए इंडिया में स्टे करना पड़ेगा। अगर इन दोनों कंडीशंस को वो फुलफिल कर देता है तो वो क्या माना जाएगा, एक ऑर्डिनरी रेजिडेंट माना जाएगा। और अगर वो इन कंडीशन को फुलफिल नहीं कर पाता है, यानी कि अगर वो 10 सालों में से 2 साल अगर इंडिया में नहीं रहता है या फिर 7 सालों में से 730 दिन तक अगर वो इंडिया में नहीं रहता है तो वो क्या माना जाएगा, एक नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट माना जाएगा। साथ ही साथ कुछ बातें नोट और कर लो, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि उसे ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक साथ ही 182 डेज के लिए इंडिया में रहना पड़ेगा, वो गैप्स के साथ रह सकता है, मतलब आ सकता है, जा सकता है। इस तरीके से वो एक साथ ही रहने की उसे ज़रूरत नहीं है। और साथ ही साथ उसे एक ही जगह पे रहने की ज़रूरत नहीं है इंडिया में, वो कहीं पे भी रह सकता है पूरे इंडिया में और 182 डेज़ के लिए, और वो कितने भी दिन का गैप ले सकता है, कहीं भी रह सकता है। अब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि जो इंडिविजुअल है वो कब रेजिडेंट होगा, कब ऑर्डिनरी रेजिडेंट होगा, कब नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट होगा। अगर वो इन कंडीशंस को फुलफिल नहीं कर पाता है तो वो क्या हो जाएगा, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो जाएगा। और इस तरीके से जो हमने अभी रेजिडेंट बनने के लिए उसकी कुछ कंडीशंस पढ़ी थी ना, 182 डेज वाली और 60 डेज वाली, वो जो 60 डेज वाली जो कंडीशन थी उसके कुछ एक्सेप्शन है, मतलब वो कुछ कंडीशंस में जो वो 60 डेज वाली कंडीशन है वो फॉलो अप नहीं होगी। तो वो कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन है, अगर कोई पर्सन है सिटीजन ऑफ इंडिया का, अगर वो इंडिया का सिटीजन है और साथ ही साथ वो इंडिया को परमानेंटली छोड़ रहा है, किस पर्पस के लिए, एम्प्लॉयमेंट के पर्पस के लिए। दो चीजें बोल रहा है, एक तो वो सिटीजन होना चाहिए और साथ ही साथ वो इंडिया को लीव कर रहा है, किस चीज के लिए, एम्प्लॉयमेंट के पर्पस के लिए। तो उस कंडीशन में उसकी 182 डेज वाली ही कंडीशन को देखा जाएगा, 60 डेज वाली कंडीशन को नहीं देखा जाएगा। और इसके साथ ही साथ अगर कोई सिटीजन है इंडिया का और अगर वो इंडियन शिप क्रू का अगर मेंबर है, तो अगर वो सिटीजन है और इंडियन शिप क्रू का मेंबर है तो उस वाले केस में भी हम 182 डेज वाली कंडीशन को ही देखेंगे। उसमें 60 डेज वाली जो कंडीशन है वो फुलफिल, मतलब उसको नहीं मान्यता दी जाएगी। सेकंड बोलता है सिटीजन ऑफ इंडिया और फॉरेन नेशनल ऑफ इंडियन ओरिजिन हु इज लिविंग आउटसाइड ऑफ इंडिया। या तो जो यहाँ पे इंडियन ओरिजिन है, इंडियन ओरिजिन का मतलब क्या है कि या तो वो खुद या फिर उसके पेरेंट्स या फिर उसके जो ग्रैंड पेरेंट्स है वो क्या है, वो क्या है, यहाँ पे इंडिया में बोर्न होने चाहिए किसी अनडिवाइडेड फैमिली में, मतलब यहाँ पे इंडिया में बोर्न होने चाहिए। और जो वो है वो क्या है, इंडिया में क्या करने आया हो, विजिट करने आया हो। वो रहता तो आउटसाइड ऑफ इंडिया है लेकिन रहने यहाँ पे आया है। जैसे कि कोई इंडिविजुअल है, उसके जो पेरेंट्स हैं वो इंडिया में रहते हैं लेकिन वो जो खुद है वो कहाँ पे रहता है, आउटसाइड ऑफ इंडिया, और वो यहाँ पे विजिट करने आया है किसी पर्पस के लिए। अगर वो उसके लिए अगर 182 डेज यहाँ पे रहेगा तो वो रेजिडेंट माना जाएगा, अदरवाइज वो क्या है, रेजिडेंट नहीं माना जाएगा। तो इन सभी कंडीशन में फर्स्ट और सेकंड कंडीशन में क्या है, 182 डेज वाली ही कंडीशन अप्लाई होगी। जो हमारी 60 डेज वाली कंडीशन थी उसको हम यहाँ पे क्या है, अप्लाई नहीं करेंगे। सो अब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि जो ये रेजिडेंट है वो क्या है। इस पार्ट में हमने सिर्फ इंडिविजुअल के जो डिफरेंट टाइप्स है रेजिडेंट्स के उसके बारे में पढ़ा है। इससे आगे जो हमारा नेक्स्ट पार्ट आने वाला है उसमें हमारे जो जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ हमारे असेसी होते हैं, यानी कि 7 टाइप्स ऑफ असेसी, उसके हम रेजिडेंशियल स्टेटस के बारे में पढ़ेंगे। सो उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको जो नई वीडियो आएगी उसकी नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाए और आप जो इनकम टैक्स सीरीज़ है उसको जल्द से जल्द कंप्लीट कर पाएँ। सो थैंक यू।